सो इन जनरल कंट्रोल सिस्टम्स में हम जो इनपुट सिग्नल्स यूज़ कर रहे हैं वो पावर ऑफ टाइम इनपुट सिग्नल्स होते हैं। नॉर्मली जिस तरह जिनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स इस फॉर्म के होंगे, फॉर एग्जांपल आई जो है वो अगर डिग्री ऑफ पावर ऑफ टाइम है, सो इन दैट केस उनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो सा वो कुछ इस फॉर्म के होंगे। सो 1/s⁻⁴ सो स्टैंडर्ड अगर हम करस्पॉन्डिंग टाइम फंक्शंस देखें, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज द यूनिट स्टेप इनपुट। So unit step input is with t raised power 0. So t raised power 0 है means I is 0, तो इसका जो Laplace ट्रांसफॉर्म होगा वो बेसिकली 1/s होगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हमारे पास यूनिट रैंप इनपुट है। सो इन यूनिट रैंप इनपुट वी हैव t raised power 1। ओके, सो यहाँ पे हमने इसको r1 के तौर पर रिप्रेजेंट किया है, t raised power 1 है। सो यहाँ पे t raised power 0 थी। सो टी रेज़ पावर 1 जब है तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² है। ओके, सो इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम एक और टी की पावर बढ़ाएं तो 1/2 द यूनिट पैराबोलिक इनपुट भी हम इसको कहते हैं। सो टी की पावर अब स्केयर हो गई है। ओके, सो टी स्केयर है तो बेसिकली इसको हम R2 कह रहे हैं, एंड दैट विल बी इज इक्वल टू 1/s³। ओके, सो वैसे तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो है आई, दैट वुड बी आई फैक्टोरियल ओवर एस रेज़्ड पावर i+1। सो बेसिकली उस ऊपर आई फैक्टोरियल मीन्स के जो कि 2 फैक्टोरियल आता था विच वाज 2, उसको काउंटर करने के लिए हमने टाइम सिग्नल के अंदर ऑलरेडी 1/2 का कांस्टेंट जो है वो टी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारे पास जो सा वो सिर्फ एस के फैक्टर्स की ही फ्रैक्शन आए। सो पैराबोलिक इनपुट के लिए ये हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा इसका। तो इस तरह से ये पावर ऑफ टाइम इनपुट सिग्नल्स जो सा वो हम डिफरेंट देखेंगे, यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप एंड यूनिट पैराबोलिक इनपुट। सो अब अगर हम जो सा वो किसी भी ट्रैकिंग सिस्टम को पावर ऑफ टाइम इनपुट्स दे रहे हो, सो इन दैट केस एरर सिग्नल जो होगा, सो दैट एरर सिग्नल विल बी इज इक्वल टू दिस थिंग, जिसमें हम एरर ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ टाइम इनपुट करेंगे। सो इन दैट केस अब जो हमारे पास फाइनल एरर सिग्नल आना है, सो दैट एरर सिग्नल विल कंसिस्ट ऑफ बेसिकली नेचुरल रिस्पॉन्स टर्म्स। सो उसमें नेचुरल रिस्पॉन्स टर्म्स आ जाएंगी 1 फॉर ईच पोल ऑफ एरर ट्रांसफर फंक्शन। मतलब जितने भी करेक्टरिस्टिक्स पोल्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स रूट्स हैं और सिस्टम पोल्स हैं, तो हर पोल की वजह से नेचुरल रिस्पॉन्स की एक टर्म आ जाएगी। ओके, सो नेचुरल रिस्पॉन्स के साथ साथ फिर हमारे पास फोर्स्ड रिस्पॉन्स की टर्म्स भी आएंगी, और वो फोर्स्ड रिस्पॉन्स की जो टर्म्स हैं वो पावर ऑफ टाइम के जो है वो फैक्टर्स पे डिपेंड करती होंगी, और हर फ्रैक्शन जो है वो बेसिकली आएगी उसमें ith डिग्री टर्म तक। फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर हम यूनिट रैंप की बात करें, तो यूनिट रैंप के केस में जो फोर्स्ड रिस्पॉन्स आएगा, सो फोर्स्ड रिस्पॉन्स में एक हमारे पास जो है वो फैक्टर के 1/s का होगा, और इसी तरह से दूसरा फैक्टर k2/s² का होगा। सो जितनी भी आई डिग्री ऑफ पावर हमें मैक्सिमम पावर ऑफ टाइम गिवन है, तो उतने ही फैक्टर्स होंगे। s³ होगा तो फिर फोर्स्ड रिस्पॉन्स में एरर के फोर्स्ड एरर के अंदर बेसिकली फिर 1/s, फिर इसी तरह से प्लस 1/s² प्लस 1/s³। ठीक है, सो इस तरह से आएंगी फोर्स्ड रिस्पॉन्स, और नेचुरल रिस्पॉन्स के अंदर सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स पोल्स की वजह से जो टर्म्स होंगी वो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, पार्शियल फ्रैक्शंस होगी वो आएंगी। सो फॉर एग्जांपल इसी तरह से अगर हम बात करें कि हमें ये ट्रांसफर फंक्शन एक गिवन हो, तो इस ट्रांसफर फंक्शन का एरर ट्रांसफर फंक्शन हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं 1 - ts करके। सो एरर ट्रांसफर फंक्शन आ गया। देन फॉर एग्जांपल हमें एरर फाइंड आउट करना है फॉर स्टैंडर्ड रैंप इनपुट। सो रैंप इनपुट के केस में जो सा वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म उसका 1/s² होगा, और टाइम की पावर 1 है। ओके, सो 1/s² विल बी द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इनपुट रैंप इनपुट सिग्नल। सो इस केस में एरर जो सिग्नल है हमारे पास, एरर ट्रांसफॉर्म विल बी इज इक्वल टू एरर ट्रांसफर फंक्शन इनटू इनपुट r(s). सो ये हमारे पास कंप्लीट जो है वो कम्प्लेक्स फंक्शन बन गया एरर सिग्नल का। अब इसकी आगे हमने कन्वेंशनल तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन की है। सो जिसमें हमने नेचुरल कंपोनेंट का पार्ट निकाला है, और इसी तरह से फोर्स कंपोनेंट का पार्ट निकाला है एरर का।
So this is natural or transient error, okay, and this one is forced error or forced or steady state error component. सो नेचुरल रिस्पांस कंपोनेंट में आप देख सकते हैं कि इसके जो करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल था, सो उस करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के ये देख सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ट्रांसफर फंक्शन में भी वही है और एरर ट्रांसफर फंक्शन के अंदर भी वही करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है सेम। सो उसके हर पोल के लिए नेचुरल टर्म एग्जिस्ट करती होगी, तो एक पोल उसका -1 पे है और एक पोल -2 पे है। सो दो नेचुरल रिस्पांस की कंपोनेंट्स जो है वो ई रेस पर -1t के साथ होगा और एक ई रेस पर -2t के साथ। सो ये दो पोल्स के लिए जो सा वो सिस्टम पोल्स के लिए जो सा नेचुरल रिस्पांस कंपोनेंट्स है। और इसी तरह से फिर हमने जो बात की है कि फोर्स कंपोनेंट के अंदर एस के जो सा वो पावर ऑफ टाइम के फैक्टर्स होंगे अप टू ith डिग्री ऑफ पावर। सो एक हमारे पास ये 1/s का फैक्टर है और i की मैक्सिमम पावर जो s की पावर है वो स्क्वायर है, तो दूसरा हमारे पास स्क्वायर की टर्म होगी। सो ये दो फोर्स रिस्पांस कंपोनेंट्स हैं। सो इस बेस पे अब जब हम एरर सिग्नल फाइनली टाइम डोमेन के अंदर फाइंड आउट करेंगे, सो देन वी विल गेट दिस एज अ फोर्स्ड एरर एंड दिस थिंग एज अ natural error or transient error. So once transient error is over, then we will be only left with forced error. So forced error basically इस equation के according आ रहा होगा. So once you have obtained the error signal in Laplace domain, so आप steady state error find out कर सकते हैं by applying final value theorem to this error signal, and उसमें आपके पास e raised to power e at time t is equal to infinity की value निकल सकती है by applying final value theorem. So this will be s into e of s and limit tends to 0. ओके, सो ये करेंगे तो इसमें जो सा वो टाइम डोमेन के अंदर हम एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी एरर की वैल्यू निकाल सकते हैं। मींस फोर्स्ड एरर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये क्या होगा या स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या होगी।